ईएमएफ दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है, इन पैरेलल विथ अनदर बैटरी ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट। तो और एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 1 वोल्ट है, और दूसरी और एक बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। सो बेसिकली टोटल दो सेल है, ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm is connected in parallel with another battery of 1 volt EMF and internal resistance 1 ohm। ये कनेक्शन कैसा दिखता होगा? तो सपोज ये बैटरी है जिसका EMF 4 वोल्ट है और उसके जस्ट साइड में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। फिर और एक सेपरेट वायर होगा, बिकॉज पैरेलल कनेक्शन बोला है ना, और दूसरे का EMF कितना है 1 वोल्ट और उसका रेजिस्टेंस भी 1 ओहम। ओके, तो ये कुछ ऐसा कनेक्शन होगा। अब खाली बैटरी लगा के तो कुछ होता नहीं है, खाली सेल का क्या करेंगे? तो वो साथ साथ में उनको एक्सटर्नल वायर भी लगानी पड़ेगी जहां से एक करंट पास हो। ये करंट तो क्रिएट करेगा, बट वो करंट पास किस में से होगा, मतलब वो करेगा काम क्या करेगा? तो अब आगे कुछ तो होना चाहिए, तो आगे रीड करते हैं। The combination is used to send the current through an external resistance of 2 ohm। मतलब ये कॉम्बिनेशन मिलके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, कितने ओम का? 2 ओम का, और उसमें ये दोनों मिलके करंट भेजते हैं। और कैलकुलेट द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बस ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट जाएगा। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो भी करंट जाएगा ये दोनों सेल की वजह से जाएगा। मान लो सेल 1 में से I1 करंट निकल रहा है, करंट पॉजिटिव से निकलता है, समझते हो ना आप लोग, और जो दूसरा सेल है उसके भी पॉजिटिव से करंट निकलेगा, तो उस करंट को मैं I2 बोलता हूँ। तो I1 प्लस I2 करंट यहाँ आ जाएगा, राइट, यहाँ से आगे ये दोनों करंट ऐड हो जाएंगे। तो मान लेता हूँ I1 प्लस I2 जो है दोनों कंबाइन होके मान लो I बनाते हैं, ठीक है, तो इसके आगे I करंट फ्लो होगा, मतलब बेसिकली I1 प्लस I2, और वो I करंट जो है वो आपके 2 ओम रजिस्टर में से क्या होगा? पास होगा, और फाइनली नेगेटिव पे जाएगा, है ना। फिर इसके आगे दोबारा वो स्प्लिट होगा, I करंट यहाँ पे आने के बाद स्प्लिट होगा, इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2, क्योंकि निकला I2 था तो पहुंचना भी क्या चाहिए? I2 चाहिए। सर्किट समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो अभी इस R में से फ्लो होने वाला करंट निकालना है या I निकालना है, राइट। तो वो तो काफी सिंपल है, तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला है, राइट। तो I करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज चाहिए होगा। ओके, अब तुम में से कोई बोलेगा सर टोटल वोल्टेज E1 प्लस E2 होगा, तो नहीं, जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सो इंटरनल रेजिस्टेंस है वहां पे, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया आपको? 2 ओम। ओके, अब यहाँ पे आप लोग क्रिचॉफ लॉ लगा सकते हो, मतलब ये क्वेश्चन क्रिचॉफ लॉ लगा के सॉल्व हो सकता है, ये क्वेश्चन आपके फॉर्मूले लगा के भी सॉल्व हो सकता है। तुम बोलोगे फॉर्मूले लगा के सॉल्व होना मतलब, सबसे पहले ये जो सर्किट है, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट को एक सिंगल सर्किट बना सकते हैं, राइट। बट फिर उसमें आप लोग को बहुत सोचना पड़ेगा, बेटर है आप क्रिचॉफ लॉ लगा दो। तुम बोलो क्रिचॉफ लॉ लगा दो मतलब, एक काम करो, ये जो कनेक्शन आपने ऐसे दिखाया ना, क्रिचॉफ लॉ लगाने के लिए कनेक्शन ऐसे दिखा दो, ऐसे। तुम बोलोगे पहले का कनेक्शन कुछ गलत था क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत नहीं था, बिल्कुल गलत नहीं था। कैसे? यहां से कितना करंट निकलेगा? I1, और यहां से अभी भी कितना निकलेगा? I2, और इसके आगे चलेगा कितना? I चलेगा। सर्किट वो भी करेक्ट है, सर्किट ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पे लूप ट्रेस करने के लिए इजी पड़ जाएगा, तो लूप के नेमिंग कर दो। मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ तुम लोगों को। तो ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, ये D हुआ, ये F हुआ, और ये G हुआ, राइट। तो आपके पास अभी 2 लूप क्रिएट होंगे, इनफैक्ट 3, बट 2 तो मेरे सामने बन रहे हैं, एक बड़ा सा
फिर ये दूसरा है ना, और फिर ये एक छोटा वाला। क्लियर है कि नहीं? ओके, सो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन लूप, ए पहले बड़े वाले में लगा रहा हूं, ए सी डी, ए सी डी, उसके बाद ए सी डी, नहीं सॉरी, ए बी सी डी एफ जी ए, बिगर लूप। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ए टू बी, अच्छा किरचॉफ सेकंड लॉ में हम लोग ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करते हैं, तो ए टू बी ना कोई रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस नहीं मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, और ए टू बी कोई सेल भी नहीं लगा मतलब ईएमएफ भी नहीं है। अब आते हैं सी टू डी, सी टू डी में देख रहा हूं मैं करंट है और रेजिस्टेंस भी है, तो करंट है आई, रेजिस्टेंस है आर, और हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो करंट भी जा रहा है, तो निगेटिव लेंगे। फिर D2 जाएंगे F2G, इनफैक्ट D2G में ना कोई रेजिस्टेंस है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ना कोई सेल है मतलब ईएमएफ भी नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे G2A, अब G2A के आगे यहाँ से आगे करंट I1 है, I नहीं है, समझा है ना? यहाँ तक करंट I होता है, वो I यहाँ पे आके स्प्लिट होता है, इधर जाता है I2 और इधर जाता है I1, क्योंकि वहां से निकला भी I1 और I2 था। तो अब बताओ G2A ना, D2G तो कुछ था ही नहीं, G2A, तो G2A करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा -I1 R1। तुम इसको भूल रहे हो क्या? रेजिस्टेंस है ना वो, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर निगेटिव से कहाँ जा रहे हो, तो फिर वो ईएमएफ पॉजिटिव रहेगा, प्लस E1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान देते रहना भी यहाँ पर। अच्छा आगे इसमें वैल्यूज पुटअप कर दो, जैसे कि ये जो कैपिटल आई है उसके जगह पे लिख दो I1 प्लस I2, है ना, माइनस आर, ये I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। अब जो वैल्यूज आपके पास है पुटअप कर दो, तो -I1 प्लस I2, कैपिटल R जो है वो तो 2 ओम है, माइनस I1 हमें पता नहीं, R1 हमारे पास शायद 1 है और E1 हमारे पास 4 है, तो ये 2 को अगर अंदर भेज रहा है, माइनस और 2 को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा -2I1, माइनस 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 जा रहा है ना अंदर, और 2I2, 2 भी अंदर जा रहा है, माइनस भी अंदर जा रहा है, ये रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? और माइनस ये आगे I1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो कितना होगा -3I1 -2I2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला लूप। अब आते हैं दूसरे लूप में। दूसरा लूप में ये वाला ले रहा हूं, बी सी, ठीक है, ओके, डाउट आ रहा है तो बोलो। हाँ, क्या करेंगे नाउ, इन लूप बी सी डी एफ बी, ठीक है, सो क्या होगा, बी टू सी कुछ नहीं, सी टू डी, सी टू डी करंट है और रेजिस्टेंस है, सो -I R, डी टू एफ कुछ नहीं है, एफ टू बी रेजिस्टेंस है R2, है ना, और उसमें से करंट कितना जा रहा है I2, तो -I2 R2, माइनस क्यों, क्योंकि हमारा करंट का डायरेक्शन और हमारा जाने का डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, सेम है। फिर निगेटिव से कहा जा रहे, तो प्लस E2 वंस अगेन I की वैल्यू पुटअप कर दो, I की वैल्यू रहेगी I1 प्लस I2 माइनस ये बाजू में R, ये आगे चल के -I2 R2 प्लस E2 इज इक्वल टू, अब सबकी नंबरिंग वाली वैल्यू पुटअप कर दो, I1 प्लस I2, R मेरा 2 है, I2 पता नहीं, R2 मेरा 1 है और E2 मेरा 1 है, इज इक्वल टू 0। तो फिर ये 2 और माइनस अंदर जाएगा, तो -2I1 -2I2 और ये -I2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो ये -2i1 -2i2, अच्छा -2i2 और i2 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, -3i2, और +1 को राइट में भेज दो, क्या हो जाएगा, -1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 1 में जो +4 है उसको राइट में भेज दो, क्या हो जाएगा, -4। तो ये इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करने लायक बनेगा। तो -3i1 -2i2 इज इक्वल टू -4, -2i1 -3i2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, दो इक्वेशन आ गए। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मिलेगा, i1 और i2, है ना, और i1 i2 मिलेगा, तो i1 और i2 को ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, i मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस 2 ओम, और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझा कि नहीं? तो बस ये दो इक्वेशन सॉल्व करो अभी। सो -3i1 -2i2 इज इक्वल टू -4, राइट। तो आपको होता है अभी ये सब्स्टिट्यूशन से करोगे कि आज, चलो सब्स्टिट्यूशन से करो, हमारा टाइम बर्बाद होता है। सब्स्टिट्यूशन से करो, किससे करोगे बोलो? हाँ, सो फिर यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लो। तो -3i1 -2i2 उधर गया तो -4 प्लस 2i2, ठीक है, और ये -3 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो i1 इज इक्वल टू आएगा -4 प्लस 2i2 अपन -3। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है। ओके, तो i1 की वैल्यू आ गई, तो उसको उठा के पुट कर दो अभी सेकेंड इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट इन 2। तो क्या आएगा, 2 -2, i1 कितना आया मेरा, i1 हो गया मेरा -4 प्लस 2i2 अपॉन -3, आगे -3i2, और इज इक्वल टू कितना है, -1 है, इज इक्वल टू -1 है। तो ये -2, पहली चीज तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 को अंदर भेज दो, तो -8 प्लस 4i2 अपॉन -3, -3i2 इज इक्वल टू -1, नहीं माइनस नहीं ना, माइनस तो गया। अच्छा, नीचे क्या बचा, 3। अब 3 हमें चाहिए नहीं, तो सबको किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से। समझते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू -8 कितना होगा, नहीं 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे का 3 और ऊपर का 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। समझ रहे हो? और 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा, तो ये 3 और 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो -8 प्लस 4i2 -9i2 इज इक्वल टू -3। तो कितना आएगा, ये -8, अच्छा ये कितना होगा, 9i2 में से 4i2 गए, कितने i2, 5i2, वो भी निगेटिव, और आगे क्या, माइनस, तो ये -8 को उधर भेज दो, तो -5i2 इज इक्वल टू -3 प्लस 8, तो -5i2 इज इक्वल टू कितना आया, +5 आया ना, +5, और ये 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसर, तो i2 इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ये -1 का क्या करेंगे समझा दूंगा मैं। चलो इसको पुटअप करो i1 में जल्दी से। हाँ, एलिमिनेशन मेथड से। हो गया? हाँ बोलो, कितना आया इधर, तो therefore i1 इज इक्वल टू, बोलो 2 एम्पियर। i2 की वैल्यू उधर पुटअप कर दी, तो अगर i2 की वैल्यू उधर पुटअप करी, -1 पुटअप किया है ना, जितना आया उतना पुटअप करना। सो हाँ बोलो। सो आपने जब i2 उधर पुटअप किया तो आपको कितना मिला, 2 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना होता था, टोटल करंट होता है i1 प्लस i2, तो हो जाएगा 2 प्लस -1, तो 2 माइनस 1 कितना आया, 1 एम्पियर। लिख लो। हो गया?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. क्या लिखा है देखो. टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट having respective internal resistance of 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so as to same the current in the same direction through the external resistance of. बिल्कुल सेम क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11. पिछली बार आपको ईएमएफ 4 और 1 दिए थे, इस बार 1.5 और, है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस पिछली बार दोनों 1 1 थे, इस बार 1 ओम, और पिछली बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम का दिया था, इस बार यही अलग है और कुछ अलग है. कनेक्शन भी सेम रहेगा क्योंकि दोनों सेल्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में. तो ये 11th वाला तुम लोग करोगे. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दो. वो वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम. वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 30 ओम. व्हाट विल बी इट्स रीडिंग when it is connected across a cell of EMF 2 volt having internal resistance 10 ohm, right? तो एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है. सो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका X बेसिकली. तो वो कितना दिया है तुमको, 30 ओम. चाहिए तो मैं उसको R से डिनोट करता हूँ. तो 30 ओम. और उसके बाद वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी. वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है भाई, वोल्टेज. वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस. तो फिर वोल्टेज ही निकालना है आपको. वोल्ट मीटर का रीडिंग मतलब वोल्टेज. कभी कभी बोलते हैं एमीटर का रीडिंग क्या होगा, मतलब करंट. ऐसा. व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओहम, राइट. सोचो कैसे करेंगे. वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछा है तो अरे सर्किट बड़ा सिंपल है. तो आप समझो कि ये एक वायर है, ठीक है. हमें इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है. तो वायर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर लगाते हैं, समझा कि नहीं. बट ये वायर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वायर में से करंट तो पास होना चाहिए. तो करंट पास करने के लिए आपने क्या कनेक्ट किया है, एक सेल. सेल के पास खुद का क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस. समझे कि नहीं. अब ये करंट यहां से निकलेगा और इस तरफ से जाएगा, समझे कि नहीं. और करंट इस सेल के कारण करंट यहां से फ्लो हो रहा है. तो जब वायर में से करंट फ्लो होता है तो वायर के 2 पॉइंट के बीच में क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. समझा कि नहीं. ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम कौन करेगा, वोल्ट मीटर. अंडरस्टूड. तो आपको क्या निकालने बोला है, आपको ये वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालने बोला है. मतलब बेसिकली इन 2 पॉइंट के बीच का क्या निकालने बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला है. अभी भी नहीं समझा, क्लियर है क्या. तो बताओ. एक फॉर्मूला आपके पास है इसका, गैल्वेनोमीटर एज एन वोल्ट मीटर, याद है ना. क्या फॉर्मूला है आपके पास, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आपके पास. V इज इक्वल टू, चेक करो, V अपॉन क्या है वो, IG. V अपॉन IG नहीं रहेगा भाई, V अपॉन I माइनस IG रहेगा. फॉर्मूला चेक कर लो आप लोग. और उस फॉर्मूला के बगैर भी कैलकुलेट कर सकते हो. हाँ बोलो. X इज इक्वल टू, हाँ, माइनस G, राइट. तो ये एक फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला में क्या क्या इन्वॉल्व है, इस फॉर्मूला में x मतलब जो हमने वोल्ट मीटर के अक्रॉस क्या कनेक्ट किया था, रेजिस्टेंस. कनेक्शन भूल गए हो क्या. गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्ट मीटर बनाया था ना, तो उसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में क्या कनेक्ट करना पड़ता है, हाई रेजिस्टेंस, राइट. वो था वो. ये उस गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट था, स्मॉल करंट. ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और ये वोल्ट मीटर का रेंज था, याद है ना. तो फिर हमें इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए जो जो चाहिए वो अगर देखोगे तो इधर नहीं दिख रहा है आपको, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, राइट. समझाता हूँ. डेटा लिखो और सर्किट ड्रॉ कर लो.
और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला है I इंटू आर, ये भी सोचो लिखते टाइम। तो ये दो तरीके हैं आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के, जल्दी करो भाई। हो गया? हाँ चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ, तो अगर अगर तुम में से कोई बोलता है मुझे कि सर आप ना ये वोल्ट मीटर वाला जो कंसेप्ट था वो लगा दो, राइट? तो वो कंसेप्ट लगाने के लिए मेरे पास गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैलोनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट, गैलोनोमीटर के साथ सीरीज में जो कनेक्ट किया हुआ जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सब चाहिए। तो वो डेटा हमारे पास नहीं है, तो आप भूल जाओ इसको, बराबर है? तो आप पूरा ध्यान दे दो आपके सर्किट पे। अगर मैं सर्किट को देखूं तो बड़ा सिंपल सा सर्किट है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया वैसा ही ड्रॉ किया मैंने। तो मुझे इस वायर का क्या निकालना है? पोटेंशियल। और सबको पता है वायर का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वायर में से फ्लो होने वाला, और वायर का, तो ये करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये दो चीजों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे इस वायर के दो पॉइंट के बीच का क्या मिलता है? बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे हाँ या ना? तो ध्यान देना अभी यहाँ पे। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस तो उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस? 30 ओम, बराबर है? तो मेरे पास एक ही काम है, बराबर है? वहां से फ्लो होने वाला क्या निकालना? तो रेजिस्टेंस मेरे पास है, करंट अगर मुझे पता रहेगा तो करंट इंटू रेजिस्टेंस मिला के क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आप लोग करंट निकालने का सोचो यहां से, है ना? इस यहां से फ्लो होने वाला क्या सोचो? करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे? तो फिर वही नो, करंट इज इक्वल टू कितना होता है? अब करंट के लिए ना मैं तुम्हें दो शॉर्टकट देता हूं और दोनों याद रखना। अगर करंट के लिए पहला फॉर्मूला है V अपॉन आर, और करंट के लिए दूसरा फॉर्मूला है E अपॉन आर प्लस आर, ठीक? ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब सेल के पास खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है? जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा विथ इंटरनल रेजिस्टेंस तो ये वाला यूज करेंगे। और ये मैं इसका आंसर दे दे के थक गया हूं। आपको पता होगा कि जो ईएमएफ होता है वो होता है V प्लस आई इंटू आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, स्मॉल आर नहीं रहेगा, तो स्मॉल आर के जगह पे क्या पुट करेंगे? जीरो। जीरो जीरो पूरा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस V कितना हो जाएगा? V। तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम हो जाएंगे। तो फिर आप ये E के जगह पे, इधर E के जगह पे क्या लिख सकते हो? V, क्योंकि R क्या है? जीरो। तो अगर इधर जीरो पुट किया तो E के जगह पे V आएगा और फॉर्मूला बनेगा V अपॉन कैपिटल R, जो मैं इधर लिख रहा था। अरे नहीं समझा? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि, और मैंने यही चीज मैं तुम्हें इजीली याद रखने के लिए ऐसे बता रहा हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं तो ये लिखो, और इंटरनल रेजिस्टेंस तो ये लिखो। अब यहाँ पे तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे फिर? I इज इक्वल टू E अपॉन आई प्लस आर, सॉरी R प्लस आर। तो बता दो जल्दी से, ईएमएफ है कितना भाई आपका? 2, ये 30, और ये R कितना है? 10। तो I इज इक्वल टू कितना? 2 अपॉन 40, है ना? मत करो उसको, अरे वैसे रहने दो। यहां तक आ गया? अब इसको उठा के पोटेंशियल वाले फॉर्मूला में पुटअप कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूला में, राइट? और जब वो लोग वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछते हैं, मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस खाली वायर का चाहिए, हा? और वायर का चाहिए तो करंट वायर का आएगा और रेजिस्टेंस भी खाली वायर का ही आएगा। सो V इज इक्वल टू 2 अपॉन 40, और रेजिस्टेंस कितना रहेगा इसका? 30। सो ये V इज इक्वल टू 60 अपॉन 40, 0 0 कैंसल, 2 2 जा 2 3 जा 3/2, मतलब 1.5 वोल्ट। तो जो वोल्ट मीटर है वो कितना रीडिंग देगा? 1.5 वोल्ट इतना रीडिंग देगा। समझ में आया? हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी उस दिन क्या पढ़ाया था मैंने तुमको कि जब वोल्ट मीटर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा एरिंग रहता है, तो बस वो एरर है।
क्योंकि तू ये ले ही नहीं, ये कंसिडर नहीं कर रहा है कि इसमें से थोड़ा सा करंट इधर भी जाएगा। हाँ, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग वही है, वही तेरह रहे हो, वही। लिखा? चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन समझा? मैं बोलूंगा हमेशा क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन करते टाइम ना हमेशा डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। एक बार सर्किट डायग्राम क्लियर हो गया ना तो फिर सिचुएशन समझ में आती क्या करना चाहिए। अब यहीं से क्लियर हो चुका था कि ये तो यूजफुल है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राइट? 13 हमने अभी किया था क्या? नहीं, 12 हमने किया। A set of 3 coils having in resistances 10 ohm, 12 ohm, 15 ohm are connected in parallel। बराबर है? 3 कॉइल मतलब 3 वायर, ऐसा समझो आप। तो 10 ओम, ठीक है, और कितना है ये 12, और तीसरा है 15 ओम। ओके, तीनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। ओके ठीक है। आगे, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस। मतलब यही कॉम्बिनेशन आगे चल के 3 और रेजिस्टेंस के साथ कैसा है? सीरीज में। ये बड़ा देखो क्वेश्चन समझो कि ये जो तीन रजिस्टर्स है जो पैरेलल में है, राइट? सो 3 रजिस्टर्स पैरेलल में है, तो यही 3 जो है आगे चल के, मतलब इन तीनों के साथ आगे चल के कोई तो सीरीज में है। कौन सीरीज में है? तो और 3 रजिस्टेंस, और जिनकी वैल्यू यही है। नहीं समझा? 3 रजिस्टर्स क्या है? क्वेश्चन रीड क्या है? क्या इंग्लिश समझती है क्या? द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस। मतलब इसी के साथ 3 और रजिस्टर्स कनेक्टेड है, और वो किसमें है? सीरीज में। तो और उनका रेजिस्टेंस भी सेम है, तो ये रहेगा 10, 12, 15। ठीक है, और आगे रीड करो। Calculate the total resistance and the current through the circuit if a battery of EMF 4.1 volt is used for drawing a current। तो ये जो सर्किट आया है इसमें से इसके अक्रॉस एक 4.1 ओम का, सॉरी 4.1 वोल्ट का सेल लगा दिया। ओके, बस। तो हमें क्या चाहिए अभी यहां से? सो हमें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए और इस सर्किट में से पास होने वाला करंट चाहिए, टोटल करंट चाहिए। तो सेल में से जो करंट निकल रहा है मैं उसको आई बोल रहा हूँ, तो ये आई करंट चाहिए और इधर का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है, वो तो खत्म है। कैसे? टोटल रेजिस्टेंस के लिए तो बस आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसका, रजिस्टर्स का। तब मुझे बताओ, ये कॉम्बिनेशन और ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में, बट वो इंडिविजुअली ये 3 पैरेलल है और ये 3, तो पहले इन तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लो। मैं इन तीनों को बोलता हूँ आरपी, मान लो तीनों के कॉम्बिनेशन को आरपी बोल रहा हूँ। तो वो आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। क्या हुआ? पैरेलल में है ना, वो ऐसे ही लेते हैं। सो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे। तो 1/RP इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, राइट? एलसीएम निकालेंगे तो कैसे एलसीएम निकालेंगे? अभी इधर 10 है, 12 है, 15 है। तो एक काम करो, ये जो 10 है नीचे का, इस 10 को मल्टीप्लाई करो 12 और 15 से। तो अगर नीचे 12 और 15 लिया तो ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा? 12 और 15 जो नहीं थे, एक्स्ट्रा जो लिया हो। तुम बोलोगे क्या कर रहा हूँ? बेस सेम कर रहा हूँ। इधर नीचे 12 है ना, तो उस 12 के साथ ले लो 10 और 15, तो ऊपर भी क्या लेंगे? 10 और 15, और प्लस इस 15 के साथ क्या लेंगे बोलो? 12 और 10, तो ऊपर भी क्या लेंगे? 10 और 12। तो सबका डिनोमिनेटर बिल्कुल क्या है? सेम है, तो एक ही लेंगे 10, 12, 15, और ऊपर क्या आएगा? 12 इंटू 15
प्लस 10 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 12 और ये हुआ 1/RP। बराबर है। तो अब ध्यान दो अब यहाँ पे, सो ये अगर मैं देखूं इसको थोड़ा कट कर दो, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो 3 अगर सब में से कॉमन निकाला तो ये आएगा 4, है ना, 3 4 जा 12, ये आएगा 3 5 जा 15, अरे छोटे नंबर हो जाएंगे ना, और ये आएगा 3 4 जा 12, तो 10 इंटू 4, बराबर है। अच्छा, सो ये आएगा नीचे 10 12 और 15, ये 3 जो है इसमें से किसी एक को कट कर देगा, तो 3 4 जा 12 सपोज, राइट। तो आपका 1/RP क्या आ जाएगा बोलो, 1/RP इज इक्वल टू इतना कुछ आ जाएगा। तो फिर अब इसका रेसिप्रोकल लो, तो RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RP इज इक्वल टू, है ना, 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 15 600, बराबर। नीचे अरे उल्टा होगा ना, ये नीचे कितना आ रहा है, ये सब मिला के 600 आ रहा है ना, तो 600 कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 60 प्लस 50 प्लस 40, ठीक है। तो सबका एक एक लास्ट 0 और इसका एक लास्ट 0 क्या हो जाएगा, कैंसल, 10 कॉमन निकालने जैसा ही है। तो ऊपर क्या रहेगा बोलो 60 और नीचे आएगा 6 प्लस 5 11 प्लस 4 कितना 15, 15 4 जा 60, तो RP इज इक्वल टू कितना आया 4 ओम। तो ये सब मिला के तीनों मिला के कितना आया 4 ओम, और ये तीनों को मैं RS बोल देता हूं सपोज। तो ये तीनों जो है वो सीरीज में है, आगे के तीन, तो 10 प्लस 12 प्लस 15 तो हो जाएगा 27 और ये 37 ओम। अब ये RP वाला ये और ये RS ये आपस में कैसे सीरीज में, राइट। नाउ ये और ये RP और RS किस में सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, अब ये दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाएगा, तो RP प्लस RS, सो RP इज हाउ मच 4 और ये 37, तो 41 ओम। सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 41 ओम। तो लगा दो फॉर्मूला आपका करंट का फॉर्मूला होता है V/R या फिर E/R प्लस स्मॉल r, है ना, कोई भी यूज करो, दोनों भी आंसर दे देंगे, क्योंकि E और V इस बार सेम ही है। क्यों, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो E की वैल्यू है कितनी 4.1, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे आई है 41 ओम, अरे आया ना, और ये स्मॉल r तो है ही नहीं है, तो I इज इक्वल टू 4.1 अपॉन 41। तो तुम्हें पता है कि 4.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 होता है, तो ये कट कर दो ना, 4.1 सा 4.1 10 सा कितना आएगा 41, तो I इज इक्वल टू आया 1/10 और I इज इक्वल टू आया 0.1 एम्पियर। तो सर्किट में से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है 0.1 एम्पियर। डाउट है तो बोलो, बोलो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A potentiometer wire has a length of 1.5 मीटर। जब पोटेंशियोमीटर वायर ये कंसेप्ट सुनाई जाए तो आपको 2-3 फॉर्मूले याद आने चाहिए, जैसे पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो V प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो KL, तो ये K जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, तो V/L इज इक्वल टू कितना होता है K। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज व्हाट पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। EMF का कंपैरिजन वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, है ना, इसमें भी दो है, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। इंटरनल रेजिस्टेंस याद आना चाहिए, राइट। तो ये सारे के सारे कनेक्टेड है किससे
पोटेंशियोमीटर से, ठीक। एनीवेज बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ 1.5 मीटर, तो वायर का लेंथ, ठीक है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद एंड रेजिस्टेंस, वायर का ही रेजिस्टेंस, तो वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। आपको पता है वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से नोट करते हैं। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, तो ये जो वायर है वो सीरीज में कनेक्टेड है ऐसे ईएमएफ से जिसका ईएमएफ, ऐसे सेल से जिसका ईएमएफ 4 वोल्ट है। आगे एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 5 ओम। तो मान लो एक वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर क्या होती है, बस वायर होती है, कोई स्पेशल वायर नहीं। अच्छा, उस वायर में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस 10 ओम का, और उसके अक्रॉस, ये वर्ड मेरा गलत है, और उसके साथ सीरीज में उसी वायर में साथ में क्या लगा हुआ है, सेल, जिसका ईएमएफ कितना है 4 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना 5 ओम, ठीक है। ओके, हमें पता है कि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये हाई पोटेंशियल रहेगा, और ये तो यहां से आप पोटेंशियल फॉल होता है, इसलिए इसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। क्या चाहिए उनको, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो लेंथ का यूनिट है, तो उनको बेसिकली V अपॉन L चाहिए। क्या चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो लेंथ का यूनिट है ना, तो उनको V अपॉन क्या चाहिए, L चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, ओके। तो फिर V अपॉन L मतलब K चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो वो निकालते कौन सी बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो शुरू हो जाते, ध्यान दो अभी यहाँ। तो सबसे पहले ये बात समझो, पहले वर्किंग फॉर्मूला देखो, लॉजिक लगाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। सबको पता है हमें चाहिए V अपॉन L, ये तो मानते हो, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो हमें यह भी पता है कि V जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है, और वायर का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उसका फॉर्मूला होता है IR। अरे हाँ या ना, वायर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो क्या सो रहे थे कि चैप्टर में हो तुम लोग जब चैप्टर पढ़ाया था, तो ये यहां तक क्लियर है अभी आपको। अब ये I मतलब सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट, बट इस सर्किट में तो ऐसा सेल लगा हुआ है जिसके पास क्या है, तो क्या मैं I के जगह पे अगले स्टेप में I के जगह पे E अपॉन R प्लस R लिख सकता हूं क्या, किसकी वैल्यू है, I की, करंट की वैल्यू, when there is a internal resistance in the circuit, agreed। और बाजू में कौन है, R अपॉन L। अब बताओ आपके पास ये सारी वैल्यू है या नहीं है, तो हो गया कंप्लीट, फिनिश हो गया, राइट। करेंगे कैलकुलेट, तो बोलो ईएमएफ कितना है आपके पास 4, रेजिस्टेंस ऑफ वायर 10, इंटरनल रेजिस्टेंस 5, ओके, इनटू अगेन रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैपिटल R 10, और लेंथ ऑफ वायर इज हाउ मच 1.5 मीटर। अच्छा एक मिनट, आपको पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर चाहिए, मतलब उनको ना जो वायर की लेंथ है वो किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। तो आप एक काम करो ना, 1.5 मीटर है ना ये, तो 1.5 मीटर को किस में कन्वर्ट करो, सबको पता है मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो एक जीरो जाएगा तो ये 15 होगा, और 2 जीरो के कारण ये कितना होगा 150 सेंटीमीटर। अरे है ना, तो इधर लिखते टाइम क्या लिखेंगे बोलो, एक जीरो गया, उसके बाद ऊपर आया 4, नीचे आया 15, और ये एक 15 नीचे, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 225, ठीक है। तो कट कर दो 225 से, तो 0 पॉइंट, ये 40 हो गया, फिर साइड में करता हूँ 4 अपॉन 225, तो पॉइंट लिया तो 40 हो गया, बट 40 तो छोटा है, और एक पॉइंट लेंगे तो कितना हो जाएगा 400, तो 400 तो कट हो सकता है, तो 225 वन जा 225, कितना बचा इधर 75, 175, राइट। ऑलरेडी पॉइंट लिया हुआ है, जीरो चढ़ जाएगा अपने आप, तो 225 से 1750 मेरे हिसाब से डायरेक्ट कट होना चाहिए। 2 8 चा 16, 8 5 चा 40, 8 2 चा 16 और 4 20, 8 2 चा 16 और 18 ज़्यादा हो जाएगा, सो
7 जा 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और एक 15, 7 2 जा 14 और एक 15, 1555 बराबर है क्या? 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और ये एक मिनट 1575 इधर 7 आएगा तो फिर 1575 कितना है? 7 जगह है ना। अच्छा तो बोलो 1750 में से 1575 इधर आएगा 25 तो ये 1600 हो जाएगा। 175 दोबारा आएगा तो दोबारा ये रिकरिंग है इसका मतलब, ठीक है ठीक है। वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट के लिए सिंबल V और सेंटीमीटर, यही है आपका आंसर। तुम्हें समझा क्या? क्योंकि वो 175 दोबारा आ रहा था, रिकरिंग है तो और एक बार 7 लेके छोड़ दिया। यूनिट लिखते टाइम गड़बड़ मत करना, वोल्ट पर सेंटीमीटर लिखना है ना, क्योंकि आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है और उनको चाहिए भी था वोल्ट पर सेंटीमीटर में। डाउट है क्या? हो गया तुम्हारा? आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है क्या? बोलो when two cells of EMF E1 and E2 are connected in series as to assist each other, तो दो सेल्स थे एक दूसरे को असिस्ट कर रहे थे। असिस्ट करना मतलब क्या होगा? टोटल EMF ऐड होना, ये असिस्ट का मतलब है। फिर वापस से अनबैलेंसिंग लेंथ, जब वो असिस्ट कर रहे थे तब बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी? ठीक है, इफ E1 प्लस E2 देन बैलेंसिंग लेंथ मतलब नल पॉइंट का लेंथ, तो वो था 2.7 मीटर। उसके बाद when the cells are connected in series so as to oppose each other, तो बाद में ऐसे कनेक्ट कर दिए कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। तो इस केस में तो E1 माइनस E2 होगा। तो उस केस में नल पॉइंट कितना आया था? तो उस केस में नल पॉइंट आया था बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 0.3 मीटर। आपको पता है ना वो टोटल ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए इस बार तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, इसलिए नल पॉइंट नजदीक आ रहा था। जो मैंने तुम्हें समझाया था याद करो, बिल्कुल वैसे ही है। देखो इस बार कम हो गया वो। एनीवेज, तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो हमें पता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या लेंगे? L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, सम एंड असिस्ट वाला मेथड 2। तो 2.7 प्लस 0.3 और 2.7 माइनस 0.3 विच इज 3 अपॉन कितना? 2.4 बराबर ना। सो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 अपॉन 24 आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, और फिर 6 4 जा 6 5 जा विच इज 5 अपॉन 4, एंड देन 4 से कट कर दोगे तो 4 1 जा 4 पॉइंट होगा 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा। 4 2 जा 8 2 बचेगा, 4 5 जा 20, और जो निकाला वो आपका ईएमएफ का रेशियो था, तो इधर कोई यूनिट नहीं आएगा बिकॉज ऑफ सेम क्वांटिटी का रेशियो है ना, तो ऊपर भी वोल्ट नीचे भी वोल्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर इज 1.25। हो गया? चलो आगे का क्वेश्चन, टाइमली कंसेप्ट याद आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाला? 16। The EMF of cell is balanced by the length 120 centimeter of potentiometer wire. EMF बैलेंस किया। EMF बैलेंस होना मतलब करंट फ्लो ना होना। अरे EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली, वो बैलेंस हुआ तो करंट फ्लो, तो नल पॉइंट मिलेगा। तो जब भी EMF बैलेंस करने का लेंथ बोला मतलब नल पॉइंट का लेंथ है ना, नल पॉइंट की लेंथ जो ए से होती है, तो वो कितनी दी हुई है? पहले 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो वो आएगा 1.2 मीटर। आगे व्हेन द सेल इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अब सेल को हमने शंट किया मतलब सेल के साथ पैरेलल में
हमने एक रेजिस्टेंस अप्लाई किया, है ना। तो ये कुछ ऐसा, मान लो ये सेल था और इस सेल के साथ आपने एक रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया। अरे समझे कि नहीं? अब सेल का खुद का अच्छा, शेल इज शंटेड ऐसा क्यों बोलते हैं मालूम है क्या? सेल के पास खुद का भी कुछ ना कुछ छोटा बहुत रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर इस रेजिस्टेंस के साथ ये रेजिस्टेंस पैरेलल में आए तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम, डिक्रीज हो जाएगा। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सेल इज शंटेड, ठीक, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन द सेल इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, तो कैपिटल आर दिया हुआ है तुमको 10 ओम, ओके। और आगे बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस बाय, अभी इस बार अभी जब हम लोग आर कनेक्ट करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी कितनी हो जाएगी? तो जब आर नहीं था तो बैलेंसिंग लेंथ 1.2 मीटर थी। आर कनेक्ट कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई? रिड्यूस बाय 20 बोला है, तो 120 से कितनी हुई? 100 हुई। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर बेसिकली, समझा कि नहीं? रेड्यूस बाय बोला है ना 20 से, तो 120 माइनस 20 करेंगे। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, स्मॉल आर चाहिए। तो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक। आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कितना है आपका 10, L1 सेंटीमीटर में रखो 120 अपॉन 100। तुम बोलोगे क्यों सर सेंटीमीटर में क्यों? अरे भाई वो उनका रेशो है, तो मीटर भी रहेगा तो कैंसिल ही होने वाला है, और सेंटीमीटर भी रहेगा तो कैंसिल ही होने वाला है, यूनिट मैटर करता ही नहीं है। तो ये -1, ये 0 0 कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू 10। अच्छा 2 6 12 और 2 5 10, तो 6 अपॉन 5 माइनस 1, तो एलसीएम निकाल लो और बात खत्म करो। 10 इंटू ये 5 इधर जाएगा, 6 माइनस 5 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आएगा 2 इंटू 6 माइनस 5 कितना है 1, तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आया 2 ओम। पढ़ो आगे, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 17। A potential drop per unit length along a wire is, potential drop per unit length, potential drop मतलब V upon L, V upon L दिया है आपको, हाँ। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब V पर यूनिट लेंथ मतलब L, तो बेसिकली आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है, K दिया हुआ है आपको, कितना दिया है वो? 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, मीटर में दिया हुआ है, ओके। इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल बैलेंसेस अगेंस्ट द लेंथ, तो ईएमएफ को बैलेंस करने की लेंथ मतलब नल पॉइंट, नल पॉइंट दिया है 216 सेंटीमीटर, तो 216 डिवाइड बाय 100, 21.6 सॉरी 2.16 मीटर, ओके। तो आगे फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ चाहिए, ई चाहिए। सो बोलो क्या क्या दिया हुआ है? बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है, ओके, नल पॉइंट दिया हुआ है बेसिकली, और आपको के जो भी है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहां से क्या होगा, क्या मिलेगा? ईएमएफ के लिए एक फॉर्मूला हो सकता है करंट वाला, ई अपॉन आर प्लस आर, ये वाला हो सकता है, बट इसमें आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चाहिए जो आपके पास नहीं है, करंट भी चाहिए जो आपके पास नहीं है, राइट। ये एक फॉर्मूला यूज हो सकता था बट उसमें ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या कर सकते हैं? हाँ कौन सा ये वाला? हाँ फिर बोलना। L इंटू, ओके। सो ध्यान दो अब यहाँ पे, तो आप लोग सर्किट को समझो जरा। तो सर्किट में क्या हो रहा है? फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मतलब वायर का पोटेंशियल फॉल हो रहा है, ए टू बी पोटेंशियल फॉल हो रहा है। पोटेंशियल फॉल तभी होता है जब वायर हाई पोटेंशियल और ऐसे दो मतलब सेल के साथ कनेक्टेड हो बेसिकली। तो सेल आपको दिया है बट उसका ईएमएफ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और आगे चल के ऐसा कुछ, ठीक है।
मैं देख रहा हूँ कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं पे मेंशन नहीं है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आर कुछ कनेक्ट किया नहीं, ठीक है। और यहाँ से फिर करंट फ्लो होगा। अच्छा, ये जो वायर है, इस वायर की लेंथ जो है 2.16 मीटर दी हुई है, पूरी वायर की नहीं, बट जहाँ पे नल पॉइंट मिलता है वहां तक की, बराबर है। बट आप एज्यूम कर लो कि नल पॉइंट हमें यहाँ जहाँ पे मुझे नल पॉइंट मिला है, मैंने उतना ही लेंथ कनेक्ट कर दिया इधर, ऐसा समझो। तो ये आपका सर्किट है, ठीक है। और आपको चाहिए ये ईएमएफ चाहिए, राइट। तो आप एक बात समझो ना, इस ईएमएफ के कारण क्या हो रहा है, इस ईएमएफ के कारण इस दो पॉइंट के बीच में क्या क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर है। और आपको पता है V और E अलग अलग होते हैं अगर इधर इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो, बट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो V और E क्या रहेंगे, सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मैं इधर लिख रहा हूं we know V इज इक्वल टू V नहीं, EMF इज इक्वल टू क्या होता है, V प्लस I इंटू स्मॉल r, है ना। सर्किट का EMF मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेल, ठीक। बट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0 है इस केस में। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V, ठीक है। तो फिर जो V की वैल्यू रहेगी वही E की वैल्यू रहेगी। अब V की वैल्यू कितनी रहेगी, तो बड़ा सिंपल है। अब मुझे बताओ, आपके पास V इज इक्वल टू, आपको पता है K इज इक्वल टू V अपॉन L, ये फॉर्मूला है। L इस तरफ जाएगा तो K इंटू L इज इक्वल टू कितना आएगा, V, ओके। तो देयरफॉर V इज इक्वल टू आया K इंटू L, तो V इज इक्वल टू K कितना है आपके पास, ये K ही तो है, ये K ही है। तो K है 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। एंड व्हाट अबाउट L, इट इज 2.16, सो V इज इक्वल टू 5 इंटू 6 30, 5 1 5 और ये 3 8, 5 2 10, 10.80 इंटू 10⁻³ वोल्ट, ये आया V। और जो V आया वही E होता है, तो 10.80 इंटू 10⁻³ वोल्ट। हो गया, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम। तो वायर का रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल R, वायर की लेंथ दी हुई है 8 मीटर, और रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट। अब अगर वो रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब और एक रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स से भी हम लोग क्या लेते हैं, रेजिस्टेंस ही लेते हैं। तो वायर में ऑलरेडी रेजिस्टेंस है और वो क्या ले रहे, रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब और एक रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा यहाँ पे। रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट। तो बैटरी का वोल्टेज या ईएमएफ दिया हुआ है कितना, 2 वोल्ट। अच्छा, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद इट, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स, लगा ही था, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस चाहिए, तो आर बॉक्स चाहिए, मतलब वो रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने कितना रेजिस्टेंस लिया होगा। इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप के मतलब V अपॉन L कितना, 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर, है ना। तो अब आपको जरा थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दो, जरा K के ऊपर। सो K को जरा थोड़ा सा ठीक करो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, मालूम है ना, मिलीमीटर। सो ये माइनस, इसमें से -3 और इसमें से -3 कट हो जाएंगे, तो ऊपर आएगा 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आपको चाहिए रेजिस्टेंस इन बॉक्स, तो आपको पता होगा टोटल करंट का हमारे पास एक फॉर्मूला है, टोटल करंट का, वो होता है E अपॉन, मतलब टोटल ईएमएफ, बेसिकली टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस,
फॉर करंट इन सर्किट, किसी भी सर्किट में कितना करंट है तो उस सर्किट में जितना टोटल ईएमएफ होगा और जितना रेजिस्टेंस होगा। तो टोटल ईएमएफ यहाँ पे ई है और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस दो है, एक है रेजिस्टेंस ऑफ वायर और एक रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स। इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ठीक है, नहीं है तो जीरो पकड़ लेना। तो टोटल करंट जो है वो आपका ईएमएफ, कितना ईएमएफ आपका 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है 8 और रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स तो निकालना है और वो स्मॉल आर तो जीरो पकड़ जाएगा। तो अब यहां से रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स मिल जाएगा, क्लियर है कि नहीं? बस एक ही चीज है कि इसमें आई पुटअप करना पड़ेगा। सर्किट में कितना करंट है, आई है बोल रहे, करंट कितना है वो हमें पुटअप करना पड़ेगा, राइट? तो फिर वो निकालने की, तो फिर चल यहां तक तो आपका के तो यूज ही नहीं हुआ है अब तक, राइट? तो यहां से क्या मिलेगा, तो इधर आन दो के से। नाउ आपको होता है के इज इक्वल टू वी अपॉन एल होता है, एल इस तरफ आएगा तो के इंटू एल इज इक्वल टू कितना होगा वी। तो v इज इक्वल टू आएगा के है कितना 10⁻³ और एल कितना है बोलो, एल है 8, है ना? तो ये आया आपका वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अरे आया नहीं, समझ में आ रहा है? अब तुम बोलोगे बट ये हमने क्यों निकाला, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास और एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आई आर, है ना? तो v इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से अगर v अपॉन आर इज इक्वल टू कितना होगा I, तो यहां से करंट निकल जाएगा, वो करंट उठा के उधर पुटअप कर देंगे, आपका रेजिस्टेंस इन बॉक्स निकल जाएगा। तुम बोलोगे सर v इज इक्वल टू आई आर में रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स भी आपने ऐड क्यों नहीं किया? बिकॉज आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये वायर का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, तो रेजिस्टेंस भी खाली किसका लेंगे, वायर का ही लेंगे, बराबर है? सो देयरफॉर v कितना है आपके पास 8 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस कितना है 8, सो 8 और 8 क्या हो जाएगा कैंसल, तो करंट जो आएगा वो आएगा 10⁻³ एम्पियर, ठीक है? उसको उठा के यहाँ रख दो, सो 10⁻³ ये 2/8 प्लस आर बॉक्स, ठीक है? सो ये 8 प्लस आर बॉक्स जो है वो इधर जाएगा मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड, तो 8 प्लस आर बॉक्स इज इक्वल टू 2/10⁻³ वो जाके डिवाइड कर लिया ना, 10⁻³ को ऊपर ले लो, 10⁻+3 हो जाएगा, वो 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो कि नहीं होगा? अब ये आर बॉक्स हमें चाहिए तो फिर ये +8 को उधर भेज दो, तो आर बॉक्स इज इक्वल टू 2000 माइनस 8, तो वो आएगा 1992 ओहम। आर बॉक्स निकल के आया 1992 ओहम, ये आपका रेजिस्टेंस इन बॉक्स आ गया। बोला डाउट है? हो गया? डाउट है इसमें क्वेश्चन में? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल F एंड B। कहाँ है F? हाँ, F और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है? इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो, given that the resistance of each resistor is 10 ohm।
सर्किट देख लो और क्वेश्चन रीड करो एक बार। और कौन से दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस निकालने बोला हमें? एफ एंड बी। एफ एंड बी। सो हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट दिक्कत ये है कि तुम्हारी बुक में डायरेक्ट मेथड से तुम्हें शायद ये ना दे, बोर्ड में मार्क्स ना दे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम किरचॉफ लॉ लगाओ। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किरचॉफ लॉ लगाओ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने करंट्स की डायरेक्शन दी हुई है। तो जब वो करंट्स की डायरेक्शन देते हैं तो समझ जाओ वो किरचॉफ लॉ लगा के सॉल्व करना। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं रहती। डायरेक्ट मेथड में हम लोग ये देखते हैं कि कौन से दो सीरीज में है, कौन से दो पैरेलल में है, ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज, हर एक जो रजिस्टर है, ये है, सब सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 10 ओम है। एक और चीज, यहाँ से करंट निकला था, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आई करंट निकला था, फिर आई करंट यहाँ आने के बाद स्प्लिट हो गया, आई में से ऊपर चला गया I1, तो बचा कितना? I माइनस I1, वो इधर से गया, वही आगे बढ़ेगा। तो ये दोनों में से सेम करंट जा रहा है, तो ये दोनों सीरीज में रहेंगे। किसमें रहेंगे? फिर I1 करंट यहाँ आया, इधर आने के बाद I1 करंट स्प्लिट हो गया, I1 में से I2 इधर चला गया, I2 वैल्यू इधर गई, तो बचा कितना? I1 माइनस I2, वो इधर से चला गया, इधर आया, इधर। फिर नीचे से आया था I1 माइनस I, और यहां से आया I1 माइनस I2, दोनों ऐड हो गए, और इसके आगे कौन चढ़ गया? I माइनस I2। इन दोनों को ऐड कर देना यहाँ और इसको ऐड कर देना, तो आपको पता चलेगा वो I माइनस I2 आता है। तो यहाँ से करंट आया I2, इन दोनों में सेम करंट अगेन, ये दोनों सीरीज में रहेंगे। तो यहाँ से I2 आया, यहाँ से I माइनस I2 आया, दोनों ऐड हो गए, तो I माइनस I2 और I2 दोनों ऐड हो गए, तो I2 माइनस I2 सब्ट्रैक्ट हो गए, कितना बचेगा? और आगे कितना चलेगा? I चलेगा, तो निकला I था और पहुंचा भी I, तो ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लगाओगे किरचॉफ्स लॉ, राइट? तो बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट है आपके पास, लूप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें किरचॉफ लॉ लगता है, तो लगा दो ना किरचॉफ लॉ। तो सपोज सबसे पहले हमने किरचॉफ लॉ लगा दिया, पहला लूप हो सकता है, देखो ABHGA, ये क्लोज लूप है। उसके अलावा ABHBGA बड़ा वाला है ना। फिर उसके बाद ये भी एक लूप हो सकता है, GHFG, और फिर ये बड़ा ऐसा एक बड़ा सा भी लूप बनेगा, राइट? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना, देखो ना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस किसके बीच का बोलो? F और B के बीच का। समझ में आ रहा है? ओके, सो लिखो वहां पे, डायग्राम निकाला। हाँ, और तुम में अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि F और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना, मैं किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं, अभी मेरे माइंड में क्लियर है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तुम्हारे माइंड में अगर क्लियर नहीं, तुम लोग क्या करना है हमें, तो मैं बताता हूं, इधर ध्यान दो। एक बात बताओ, ठीक से सोचो, F पॉइंट के अक्रॉस, E तो है ही नहीं, क्योंकि F और E के बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो E का मतलब भी नहीं बनता। तो तुम आप ऐसा समझो कि F और ये B बीच के पॉइंट भाड़ में गए, क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो ये F है और ये B है मान लो, और F और B के अक्रॉस अगर आप देखोगे तो क्या है, इसमें एक सेल है, और सेल में से क्या निकल रहा है? करंट निकल रहा है, अरे या नहीं? और F और B के बीच में जो भी है, बाढ़ में गया, जो भी है बीच में कनेक्टेड, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, कोई सीरीज में, कोई पैरेलल में, जो भी है, राइट? बट F और B में ये यहाँ से ऐसा एक वायर है, बीच में कुछ रजिस्टर पैरेलल में, कुछ रजिस्टर सीरीज में है। बट मेन पॉइंट ये है कि इस सेल से जो करंट निकलेगा वो इस F से लेके B तक की जो वायर है उसमें से क्या होगा? पास होगा। तुम बोलोगे वायर क्यों बोल रहे हो, रेजिस्टेंस क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे वायर के अंदर ही रो रेजिस्टेंस है ना, नहीं समझा?
तो मैं पहले क्या सोचूंगा, मैं पहले ये सोचूंगा कि ये मुझे पूरा रेजिस्टेंस मिल जाना चाहिए, है ना। अगर ये पूरा रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा आर टोटल, तो मैं करंट का फॉर्मूला मेरा क्या लगेगा, करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो आपका ई तो आपके पास है, आर मतलब कौन सा वाला, टोटल, सर्किट का टोटल, और स्मॉल आर तो है ही नहीं सर्किट में, तो गायब हो गया, छोड़ दो उसको। तो करंट का फॉर्मूला आएगा ई अपॉन आर टोटल। तो आपके पास टोटल ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ और टोटल करंट आ जाए तो ये, एक मिनट, तो ईएमएफ और ये आर टोटल को इधर ले लो, तो आर टोटल इज इक्वल टू ई अपॉन आई। तो अगर आपको सर्किट का करंट मिल गया और सर्किट का ईएमएफ मिल गया, तो ईएमएफ अपॉन करंट मिला के आपको क्या मिल जाएगा, आर टोटल, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, समझा कि नहीं। तो हम लोग कर लेंगे। तो अभी आपका काम है, ईएमएफ है ना सर्किट में ऑलरेडी दिया है ना, तो हमें बस करंट निकालना है। तो ईएमएफ और करंट को निकाल दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, और वही हमारा आंसर है। क्योंकि सारे जितने भी रजिस्टर्स है वो किसके बीच में कनेक्टेड है, बोलो, एफ और बी के। तो आपको सर्किट ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है सर्किट, ठीक है। सो एक्चुअल विजुअलाइजेशन तुम्हें ऐसा करना चाहिए, समझे कि नहीं, हाँ नहीं दी है, ठीक है। सो वैल्यू इसमें उनकी ठीक है, देख लेंगे हम लोग, आ जाएगा। ईएमएफ के लिए भी कुछ फॉर्मूला लग जाएगा ना, ओके, देख लेंगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे। तो तुम्हें समझ आ रहा है हम लोग क्या करेंगे अभी। तो हमें सर्किट ऐसा दिख रहा है, सर्किट हमें ऐसा दिख रहा है, राइट। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर हमें ईएमएफ अगर नहीं दिया है, इसका मतलब आई और ई बाद में जाके कैंसिल होते होंगे, कुछ तो होता होगा कुछ। अभी तो तुम लोग ये तो लगाओ किरचॉफ लॉ के कैलकुलेट, मतलब वो इक्वेशंस तो क्रिएट करो, और वो इक्वेशंस को सॉल्व करके देखेंगे ना क्या आएगा फाइनली। बट इतना जरूर पता है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, राइट। मैंने सॉल्व कैसे करेंगे इसलिए नहीं समझाया तुमको, ये मैंने तुम्हें ये समझाया कि जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है ना, वही रेजिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी है। मतलब अगर आपको एफ और बी के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब सर्किट का क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस। इतना याद रखो, इसलिए मैं समझा रहा था ये, ठीक है। चलो शुरू हो जाते हैं। सो पहला लूप है ए बी एच जी ए, इस लूप में लगा रहा हूं, ओके। तो ए टू बी करंट है माइनस आई टू इंटू 10, माइनस 10 आई टू बेसिकली, नहीं समझा, क्योंकि रेजिस्टेंस 10 है ना, ओके। फिर उसके बाद बोलो बी टू एच, है ना, अगेन रेजिस्टेंस है 10, और ये करंट है आई माइनस आई टू, बट करंट हमारे ऑपोजिट है तो प्लस रहेगा, प्लस 10 आई माइनस आई टू। फिर एच टू जी, एच टू जी हमारे ऑपोजिट है वो, तो प्लस आई वन माइनस आई टू इंटू 10। फिर जी टू ए हमारे सेम डायरेक्शन में, माइनस 10 आई टू। 10 के क्यों लेते हो समझा ना, हर रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 10 ओम का, इज इक्वल टू 0, लूप कंप्लीट हो गया। सो माइनस 10 आई टू, ये 10 अंदर गया, 10 आई माइनस 10 आई टू, ये आई वन, अच्छा ये 10 भी अंदर गया, तो 10 आई वन माइनस 10 आई टू माइनस 10 आई टू। तो माइनस 10 आई टू माइनस 10 आई टू माइनस 10 आई टू माइनस 10 आई टू, 4 माइनस 10 आई टू है, तो माइनस 40 आई टू प्लस 10 आई प्लस 10 आई वन इज इक्वल टू 0। 10 से कट होगा, 10 फोर सा 40, 10 वन सा 1, 10 वन सा 1, 10 जीरो सा 0, नहीं समझा। 10 से सबको डिवाइड कर दो ना, यही चीज होगी। ये आ जाएगा माइनस 4 आई टू
प्लस I1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ बोलो भाई, दूसरा लूप क्या है? लूप है GHFG, ओके। तो G से F जा रहा हूं, सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ये आएगा -10 I1 माइनस I2, फिर H2F, राइट। दो रेजिस्टेंस है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 रहेंगे, तो यही करंट आगे बढ़ रहा है ना, अरे है या नहीं? यही करंट इधर भी तो है, तो माइनस ये खुद 10 I1 माइनस I, फिर अगेन ये भी 10, अरे है नहीं, माइनस नहीं, प्लस ना, हमारे ऑपोजिट है, हम ऐसे जा रहे हैं, और ये यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है 10 ओम का, तो अगेन एक और बार प्लस 10, और करंट वही है I1 माइनस I। फिर आए हम लोग F पे, तो हमारी डायरेक्शन में कितना है? I1 है, -10 I1 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा -10 I1 प्लस 10 I2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर 10 I1 माइनस 10 I1 माइनस 10 I1, ठीक है। तो -10 I1 माइनस प्लस 10 I1, अच्छा -10 I1 प्लस 10 I1 सब्ट्रैक्ट भी हो रहे, फिर उसके बाद -10 I1 माइनस 10 I1, है ना, बराबर है कि नहीं है? प्लस प्लस, ठीक, और ये भी माइनस था, और ये भी माइनस है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या आया बोलो ये? अब देखो इधर 10 I1 है, अच्छा इधर प्लस 10 I1 है, और इधर माइनस 10 I1 है, तो और एक प्लस 10 I1 और एक माइनस 10 I1, क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट। तो यहां से क्या आया बोलो? प्लस 10 I2 माइनस 10, अच्छा ये माइनस 10 आए और ये माइनस 10 आए, कितना आया? -20 आए, इज इक्वल टू 0। यहां से 10 से कट करो, दो 10 1 सा 1, 10 2 सा 20, तो ये आ जाएगा I2 माइनस 2I इज इक्वल टू 0। तो I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2I आ जाएगा। I2 इज इक्वल टू 2I। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें I2 के जगह पे 2I पुटअप कर दिया, तो फिर इधर इक्वेशन नंबर 1 क्या है? वो -4 फ्रॉम 1 -4 I2 कितना है भाई? 2I प्लस I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा? -8I प्लस I1 इज इक्वल टू 0। सो ये कितना आएगा? -7I प्लस I1 इज इक्वल टू 0। तो I1 इज इक्वल टू कितना आएगा? -7I उधर गया तो +7I। सर्किट समझ आएगी? बट जल्दी कंप्लीट करो। बोलो हो गया? हाँ, हाँ, एक मिनट। यहाँ पे जो करंट है ना, यहाँ पे करंट I माइनस I1 होना चाहिए। क्यों बताओ? क्योंकि I करंट यहाँ से आया था, I में से गया करंट कितना? I1, तो बचा हुआ करंट क्या रहेगा? I माइनस I1। तो हमें इधर लेना चाहिए था I माइनस I1, तो इधर भी क्या आएगा? I माइनस I1। तो जो दूसरा लूप है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो ये I माइनस I1, ये भी क्या होगा बोलो? I माइनस I1। तुम्हें समझा कि नहीं समझा? बोलो। इधर यहां तक करंट कितना आया था? I, उसमें से इस तरफ कितना गया?
I1 बचा करंट कितना I माइनस, गलती से मैंने I1 माइनस I लिख दिया था, I माइनस I1, बाकी सब तो ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, -10I1 माइनस प्लस 10I2 प्लस 10I माइनस 10I1 प्लस 10I माइनस 10I1 माइनस 10I1 इज इक्वल टू 0। सही है, तो फिर देख लो भाई, -10I1, अच्छा वो कोई पे सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, -10I1 माइनस 10I1 माइनस 10I1 माइनस 10I1 माइनस 40I1, I2 एक ही है, और 10I प्लस 10I 20I, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो 10 4 सा 40, 10 1 सा 1, 10 2 सा 20, तो -4I1 प्लस I2 प्लस 2I इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? तो यहां से आपको कुछ ऐसा मिला। हो गया? डाउट है अभी? इक्वेशन समझ में आया क्या? अब तीसरा और एक लूप क्रिएट, कौन सा लूप बनेगा यहाँ पे? अभी तीसरा लूप ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये वाला नीचे हो चुका है। अब मुझे चाहिए ये ही और आई चाहिए, राइट? हाँ ठीक है, तो अब तीसरा लूप ये वाला लो जिसमें ईएमएफ भी आता हो। ठीक है, तो तीसरा लूप रहेगा तुम्हारा बी सी डी ई एफ जी बी, ये वाला। ठीक है, ऐसा ले लो, जैसा भी लेना है लो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो लेना है लो। ठीक है, सो थर्ड लूप बी सी, क्या था वो, डी ई, बी सी डी ई एफ एच बी, बी सी डी ई एफ एच पी। ठीक है, सी, वापस सी बोलेगा, बी से शुरू करेगा, तो बी टू सी कुछ है नहीं, सी टू डी नहीं, डी टू ई हाँ ई एम एफ, निगेटिव से प्लस, फिर ई टू एफ कुछ नहीं, एफ टू एच, इधर कोई बीच में पॉइंट लेना चाहिए था यार, कुछ भी एम के वगैरह वगैरह बोलने के लिए इजी हो जाता ना। तो F2M जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस है 10 और करंट I माइनस I1 सेम डायरेक्शन में, तो -10 I माइनस I1। उसके बाद ये M2H सेम डायरेक्शन में, वही करंट आगे बढ़ रहा है ना, तो वापस से -10 I माइनस I1। उसके बाद H2B, I माइनस I2 करंट है, रेजिस्टेंस 10 है, डायरेक्शन सेम है इसलिए माइनस, कितना था वो, I1 माइनस I2, नहीं I माइनस I2, I माइनस I माइनस, पहुंचे बी पे, हाँ तो बी से शुरू होके बी पे पहुंच गए। ठीक है, इक्वल टू कितना लेंगे, 0। सो E1 माइनस 10I प्लस 10I1 माइनस 10I प्लस 10I1 और माइनस 10I प्लस 10I2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से आएगा E1 इज इक्वल टू -10I, राइट, -10I माइनस 10I माइनस 10I, टोटल कितना हुआ, -30I, 10I1 10I1 20I1, एग्रीड। और उसके बाद I2 कितना बचा है, प्लस 10I2 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, ओके ओके, सो यहाँ से हमें I कितना मिल जाएगा, -4I2 इज इक्वल टू I,
ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, हो जाएगा, नोट डाउन कर लो। वो दोनों इक्वेशन में इधर लिख के ले रहा हूँ क्योंकि वो दोनों इक्वेशन अभी यूज करने वाला हूँ मैं। -4i2 प्लस आई वन, -4i2 प्लस आई वन इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है? -4i1 i2 2i, -4i1 प्लस i2 प्लस 2i। लिख लो, तुम लोग ये वाला पार्ट लिख लो, अब मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बोलो, हो गया? वो लिख के चलो ध्यान दो अब यहाँ पे। सो यहाँ पे दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन। तो कॉन्सनट्रेट करना भी यहाँ पे। अगर मैं पहला जो इक्वेशन है इसमें टू, पहले इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से, एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन का जो प्लस आई है उसको राइट में भेज दो, तो -4i2 प्लस i1 यहाँ से इज इक्वल टू -i। और जो ये वाला इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, और ये वाला जो इक्वेशन है वो तो ठीक लिखा ही हुआ है, इसमें भी 2i उधर भेज दो, तो -4i1 प्लस i2 -2i। अब अगर इधर इधर i के साथ -2 है, इधर भी अगर 2 लग जाए, माइनस तो पहले से है, तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, दोनों यहां से मुझे i1 और i2 में इक्वेशन मिलेगा। दैट इज वन वे टू डू इट। और अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लगता है तो आप सिंपल एक काम करो, यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कंसिडर करो, यहां से i निकालो, तो i कितना निकल के आएगा, यहां से वो आएगा i1 उधर चला जाएगा तो -i1 और -4i2 उधर 4 प्लस 4i2, इसको उठा के इस वाले इक्वेशन में पुटअप कर दो। सुनाओ यहाँ पे क्या आएगा, बोलो, -4i1 प्लस i2 प्लस 2i, i is how much, i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये आएगा -4i1 प्लस i2 प्लस रेदर देन -2i1 और ये 8i2 इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा तुम्हारे पास -4i1 -2i1 -6i1, ये हो जाएगा 9i2 इज इक्वल टू 0। तो हमें एक ऐसा इक्वेशन मिला जो i1 और i2 में इन टर्म्स ऑफ i1 एंड i2 है, राइट। अब तुम बोलोगे इसका क्या करेंगे हम लोग, तो समझाता हूं मैं यहाँ से। तो अब यहाँ से एक तो i1 की वैल्यू निकालो या i2 की वैल्यू निकालो, थोड़ा लेंदी है बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो -6i1 को अगर मैं उधर भेज दूं तो ये आएगा 9i2 इज इक्वल टू 6i1, 9 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, तो i2 इज इक्वल टू 6i1 अपॉन 9, 3 2 जा 3 3 जा, तो 2i1 अपॉन 3, i2 की वैल्यू आई है कोई इन टर्म्स ऑफ i1, तो अब ये i2 की वैल्यू इधर पुटअप कर दो। नाउ I is equal to minus I1 plus 4. How much is the I2? 2I1 upon 3. So I is equal to 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -3I1 प्लस 4 2 जा 8I1 अपॉन 3, तो I is equal to आ जाएगा 5I1 अपॉन 3। 3 इस तरफ भेज दो तो ये आएगा 3I, 5 नीचे भेज दो तो ये किसकी वैल्यू आई, i1 की। तो व्हाट इज i1, 3i अपॉन 5, दैट इज योर i1। व्हाट इज i2 नाउ, i2 इज, बोलो, 2 अपॉन 3 इंटू i1, तो 2 अपॉन 3 i1, तो i2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, हाउ मच इज i1, 3i अपॉन 5, I upon 5, तो 3 3 will get cancel,
तो I2 इज नाउ I2 is 2/5 I. I is the total current. तो तुम्हें I मिल गया, सॉरी I2 मिल गया और तुम्हें I1 मिल गया. अब तुम्हारे थर्ड वाले इक्वेशन में पुटअप कर दो, स्टार इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट इन स्टार. सो ये हो जाएगा E1 माइनस 30I प्लस 20 I1. What is I1? It is 3I/5. Okay. उसके बाद what is I2 now? Plus 10 I2, right? How much is the I2? I2 is 2/5I. और इज इक्वल टू कितना आया? 0. ठीक है. सो E1 माइनस कितना हुआ ये? माइनस 30I प्लस 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4I इज इक्वल टू 0. ठीक. तो E1 माइनस 30I माइनस 12I माइनस 4I. तो 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 30 कितना हुआ? माइनस 14I इज इक्वल टू 0. E1 माइनस 14I उधर गया तो प्लस 14I. सो अब मुझे बताओ ये E1 जो था ये इधर आ जाओ. हाँ, E/R इज इक्वल टू क्या था? I. आपको याद है कि नहीं? तो अब मुझे आता है ये 14 इधर मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड. तो E1 अपॉन, या फिर सिंपली इसको कंपेयर करो V इज इक्वल टू IR से, है ना? कंपेयर विथ V इज इक्वल टू IR. अरे क्या गधे, ऐसे कर लो, नहीं तो ये 14 अपॉन E1 अपॉन 14 इज इक्वल टू I. बट आपको पता है कि I इज इक्वल टू होता है E1 अपॉन R. बहुत पहले बोला था मैंने तुमको ये देखो I इज इक्वल टू क्या होता है? E/R. हमारा EMF इधर E1 था तो आप E1 ले सकते थे. तो फिर जो भी EMF के नीचे होता है वो आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है. तो इधर EMF के नीचे है कौन? 14. तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 14 ओम. दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस. ठीक है, छाप लो. समझा दोनों इक्वेशन के साथ क्या किया? एक इक्वेशन से I की वैल्यू निकाली, दूसरे इक्वेशन में पुटअप कर दी, तो वहां से मुझे I2 मिला. वापस से इसमें पुटअप किया तो मुझे I1 मिला. I1 और I2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I आई, राइट? तो वो I1 और I2 की वैल्यू इधर पुटअप कर दी तो पूरा इक्वेशन E और I में हो गया. तो टोटल EMF और टोटल करंट ऐसे ऐसे फॉर्म में आ गया. तो EMF टोटल है, करंट टोटल है, तो रेजिस्टेंस भी क्या मिलेगा? टोटल ही मिलेगा. तो वो मिल गया. उनको नेट निकाल लेते और फिर फटाफट हो जाता. बट आई डोंट थिंक सो कि तुमको मार्क्स देंगे. हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं सेम सर्किट को इधर ड्रॉ करता हूं, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 है, अगेन ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये दोनों 10 है. और हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए. तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों में से सेम करंट जा रहा होता. देखा क्या आपने वो? तो अगर ये दोनों में सेम करंट जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में. तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों मिलके 20 हो जाएंगे. तो फिर ये दोनों हट जाएंगे और एक ही लग जाएगा इधर 20 का. ठीक है. उसके बाद अगर आप इन दोनों को देखोगे तो इनमें भी सेम ही करंट जा रहा है. तो अगेन ये दोनों हट जाएंगे, ऐड हो जाएंगे मतलब, और एक ही लग जाएगा 20 का. तो सर्किट ऐसा बनेगा, ये देखो. ठीक है. बट 1 2 3 इन तीनों में जो है अलग अलग करंट है. तो ये तीनों किस में है? पैरेलल में है. तो फिर उनका आंसर आएगा 1/10, 1/10, 1/10, विच इज 3/10, राइट?
तो फिर उसको उल्टा करोगे तो हो जाएगा 10/3, अप्रोक्सीमेटली 3.33 आ जाएगा। 3.33 नहीं समझा? बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इन तीनों को ये तीनों जो है, अगर आप तीनों को पैरेलल में लेते हो तो फिर बहुत सारी वायर्स बनेगी, मतलब। बट अगर आपने इन दोनों को सीरीज में लिया है, समझा कि नहीं समझा? तो ये टोटल कितना है अभी? एक, दो और ये तीसरा। अब अगर आपके पास जो सर्किट है, जो बचा हुआ सर्किट है, उसमें अभी ये एक ब्रांच हो गया, ये टोटल एक ब्रांच हो गया, ये एक ब्रांच हुआ, ये एक ब्रांच हुआ, मतलब ये टोटल तीनों ब्रांचेस जो है वो किसमें है? पैरेलल में। एक, दो और ये तीन, ऐसे टोटल तीन ब्रांचेस किसमें है? पैरेलल में है। समझा कि नहीं? तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो लेट्स से 120, 130 और 1, अच्छा कितना आएगा? ये आएगा 2/20 मतलब 10, और वो आ जाएगा 3.33। तो आपका आंसर निकल के आता है 13.33 के करीब। कितना आंसर आता है? 13.33 अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, राइट? जो आप 14 के क्लोजर पे ले सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड से करोगे तो अप्रोक्स आंसर आएगा, बट उनको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप लोग क्रिचॉफ लॉ ही लगा दो, 13.33 के आसपास आएगा। बोलो कौन सा क्वेश्चन अभी? क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? देखो, वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया है। अरे ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसके ऐसा, 12 जैसा। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 20 सेम है, ठीक है? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया है, मतलब वायर का रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी वोल्ट मीटर का रीडिंग, मतलब वी। ईएमएफ दिया हुआ है कितना? 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है? 20 ओहम, बराबर है? तो हमें पता है कि हम लोग वोल्ट मीटर का अगर हमको रीडिंग निकालना है तो V इज इक्वल टू क्या चाहिए? IR। ये वर्किंग फॉर्मूला है। हमारे पास R है बट क्या नहीं है? I नहीं है। तो I के लिए आप लोग करोगे E/R प्लस R। तो E आपका शायद 2 है, R आपका 100 है, और स्मॉल r आपका 20 है। तो ये 2/120, ये I आया। ये I उठा के जो है इधर पुटअप कर देना। तो V इज इक्वल टू 2/120 इंटू R। R कितना है? 100। जीरो गया, जीरो गया। तो V इज इक्वल टू 10 इंटू 2 कितना हुआ? 20/12। 4 5 जा, 4 3 जा, तो 5/3 विच इज व्हाट? 3 1 जा 3, 1.67 समथिंग कुछ आएगा वोल्ट, ठीक है? सो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं।